हम फिलहाल ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहां रेगुलर इन्वेस्टिंग के जरिए वेल्थ क्रिएट करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। पिछले 1-2 सालों में इंडेक्स रिटर्न्स लगभग फ्लैट रहे हैं। यहां तक कि एसआईपी रिकमेंड करने वाले लोग भी अब ज्यादा एक्साइटेड नहीं हैं। जबकि देखा जाए तो एसआईपीज ने लमसम से अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में ये टेढ़ी उंगली होते हैं स्पेशल अपॉर्चुनिटीज या स्पेशल सिचुएशंस फंड। ऐसे फंड्स ब्रॉड मार्केट मूवमेंट या रेगुलर अर्निंग्स ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करते। स्पेसिफिक इवेंट्स के जरिए रिटर्न्स अर्न करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनके रिटर्न्स काफी हद तक मार्केट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन क्या ये फंड सच में अपना ये प्रॉमिस पूरा करते हैं या फिर ये बस एक स्मार्ट पैकेजिंग वाला मार्केटिंग गिमिक है? आज की वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम स्पेशल अपॉर्चुनिटीज या स्पेशल सिचुएशंस फंड की दुनिया में डीप डाइव करेंगे और ये जानेंगे कि क्या इन फंड्स में सच में पोटेंशियल है। हम देखेंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये क्या फंड कैसे काम करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है और भी बहुत कुछ। बट आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं देन देयर इज अ गुड चांस कि आपने एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाया है। लेकिन एक और चीज़ है जो हर एक लॉन्ग पोर्टफोलियो में होती है, वो रिटर्न्स के लिए सिर्फ एक मार्केट पर डिपेंड नहीं करते हैं और आप भी बियॉन्ड इंडिया जा सकते हैं इन जस्ट वन टैप। इंट्रोड्यूसिंग ग्लोबल इन्वेस्टिंग ऑन ईटी मनी। यूएस से लेके यूरोप, ताइवान से लेके अदर इमर्जिंग मार्केट्स, फ्रॉम एआई टू सेमीकंडक्टर्स एंड मच मोर। आप पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन दी ईटी मनी ऐप। आपको मल्टीपल वेज मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इंडिविजुअल यूएस स्टॉक्स, इंटरनेशनल ईटीएफ्स और ग्लोबल म्यूचुअल फंड जिसमें आप एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हैं राइट ऑन द ऐप अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। बट वेट, इट गेट्स बेटर। इस लॉन्च को सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है। अब से लेकर अगस्त 15 तक ग्लोबल इन्वेस्टिंग इट एट ₹0 ऑन द ऐप, जीरो ब्रोकरेज, जीरो एक्सचेंज चार्जेस। सो गो हेड और एड द वर्ल्ड टू योर पोर्टफोलियो। करेंटली मार्केट में 7 स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड्स अवेलेबल हैं। इस कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है आईसीआईसीआई पोटेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसका एयूएम 36,000 करोड़ के आसपास है। इस फंड को शंकर नारायण मैनेज करते हैं और ये अकेले फंड इस पूरे सेगमेंट का लगभग 74% एयूएम होल्ड करता है। और इस पैक का सबसे पुराना फंड है फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसने मार्केट में 26 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। ये फंड पहले डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड था, लेकिन 2018 में सेबी की रिक्लासिफिकेशन एक्सरसाइज के बाद इसे एक स्पेशल सिचुएशंस फंड की तरह रिब्रांड कर दिया गया। ये फंड कैटेगरी का सबसे दूसरा बड़ा फंड है, जिसका एम 8700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आदित्य बिरला स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड भी इस सेगमेंट का एक पुराना प्लेयर है। इसके अलावा बाकी सब फंड्स काफी नए हैं, जिनमें मोतीलाल ओसवाल के फंड को तो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए अब समझते हैं कि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड आखिर करते क्या हैं और उनका काम करने का तरीका क्या होता है। अब ब्रॉडली देखें तो एक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड्स कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी या रेगुलेटरी चेंजेस, टेम्परेरी चैलेंजेस, इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन और नए ट्रेंड जैसे इवेंट से प्रॉफिट कमाने का एम रखता है। अब ऐसी सिचुएशंस मार्केट में आती रहती हैं और इसलिए किसी ना किसी फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। लेकिन अलग अलग फंड्स अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज को और क्लोजली डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस सेगमेंट के सबसे बड़े फंड को देखिए, आईसीआईसीआई पोटेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड स्पेशल सिचुएशंस को बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। यानी जब अच्छी कंपनीज शॉर्ट टर्म चैलेंजेस फेस कर रही हैं तो उनके स्टॉक प्राइस गिर जाता है, लेकिन उनका बिजनेस और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रांग रहते हैं। तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि ये फंड अपने आईटी एलोकेशंस बढ़ा रहा है, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। सिमिलरली, इस फंड की बाकी टॉप होल्डिंग्स को भी उन्हीं चैलेंजेस के बेसिस पे पिक किया गया है जो ये कंपनीज फिलहाल फेस कर रही हैं। अब दूसरी तरफ व्हाइट ओक कैपिटल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और ब्रॉडली डिफाइन करता है। ये सिर्फ टेम्परेरी चैलेंजेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है। ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी और रेगुलेटरी चेंजेस, ग्लोबल इवेंट्स और नए ट्रेंड्स जैसे मल्टीपल फैक्टर्स को कवर करता है। आईसीआईसीआई पोटेंशियल की तरह ये फंड भी मार्केट के फियर और पैनिक से बनी अपॉर्चुनिटीज को पिक करता है, लेकिन साथ ही ये उन पॉजिटिव इवेंट्स पर भी नजर रखता है जिनका फुल इम्पैक्ट अभी स्टॉक प्राइस पर नहीं आया है। व्हाइट ओक की तरह कोटेक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड भी अलग अलग स्पेशल सिचुएशन थीम्स को कवर करके चलता है। ये फंड स्टॉक्स पिक करने के लिए GARP यानी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस और BMV
यानी बिजनेस मैनेजमेंट वैल्यूएशन फ्रेमवर्क को यूज करता है। वहीं सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड हाउस का प्रोप्राइटरी डिस्ट्रप्शन मॉडल पर बेस्ड है। इसमें 10 अलग अलग स्ट्रैटेजी शामिल हैं, जैसे डिजिटाइजेशन, स्पिन ऑफ्स, कॉर्पोरेट एक्शन, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और प्रीमाइजेशन। वहीं फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड को देखें तो वो प्रीडोमिनेंटली 3 थीम्स पर इन्वेस्ट करता है: मेक इन इंडिया, सस्टेनेबल लिविंग एंड डिजिटलाइजेशन। फाइनली आदित्य बिरला स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड और मोतीलाल ओसवाल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड स्पेशल सिचुएशंस की क्लासिक डेफिनेशन के हिसाब से ही इन्वेस्ट करते हैं। ओवरऑल देखें तो मार्केट में कुछ ऐसे फंड्स हैं जो स्पेशल सिचुएशंस की वाइड डेफिनेशन फॉलो करते हैं और कुछ ऐसे फंड्स हैं जो काफी स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं। चलिए, ये तो हो गई थ्योरी की बात, लेकिन इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से क्या इन फंड्स के पास सच में कुछ नया ऑफर करने के लिए है, या फिर सिंपली अपने रिस्पेक्टिव एएमसीज के बाकी डाइवर्सिटी फंड्स को भी कॉपी करते हैं? मोरोवर, क्योंकि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज का आइडिया वैल्यू या कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग के आइडिया से काफी क्लोजली मैटर करता है, तो ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि इन फंड्स का पोर्टफोलियो अपने इन हाउस वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड्स के मुकाबले कैसा है। आप अपने स्क्रीन पर इस टेबल को देखिए। जिन फंड्स का अपने इन हाउस पीयर्स के साथ 50% से ज्यादा ओवरलैप है, उनमें आईसीआईसीआई, व्हाइट ओक कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल के फंड्स शामिल हैं। वहीं मॉडरेटली हाई ओवरलैप वाले फंड्स में फ्रैंकलिन, कोटक एंड आदित्य बिरला के फंड्स आते हैं। सिर्फ सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड ही ऐसा है जिसका अपनी एएमसी के फ्लेक्सी कैप फंड के साथ काफी कम ओवरलैप है। क्योंकि आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू फंड और इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड दोनों ही शंकरा नारायण मैनेज करते हैं, तो शायद यही वजह है कि उनका हाई ओवरलैप है। वहीं वाइटो कैपिटल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज के फंड के सारे फंड मैनेजर्स भी वीओसी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ बिल्कुल कॉमन है। फाइनली मोतीलाल ओसवाल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड में भी अपने 3 फंड मैनेजर्स को एएमसी के फ्लेक्सी कैप फंड के साथ शेयर करता है। ओवरऑल देखें तो ज्यादातर स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड में काफी अच्छी खासी कॉपी कैट होल्डिंग्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये फंड सर्फर पर जितने अलग नजर आते हैं शायद उतने हैं नहीं। एक प्लेन वनीला फ्लेक्सी कैप या वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड भी इन फंड्स की होल्डिंग्स को आराम से होल्ड कर सकता है। और पोर्टफोलियो ओवरलैप की भी वही प्रॉब्लम थी जिसे सेबी ने अपने फरवरी 2026 के कैटेगराइजेशन एक्सरसाइज में एड्रेस किया था। सेबी ने ये मैंडेट किया है कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स का ओवरलैप सेम एएमसी के बाकी थीमेटिक या इक्विटी फंड्स के साथ 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ लार्ज कैप फंड्स को छोड़कर। एग्जिस्टिंग फंड्स को इस रूल को कंप्लाई करने के लिए 3 साल का टाइम दिया गया है। अगर वैसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें रूल्स के हिसाब से दूसरी स्कीम के साथ मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए और शायद आने वाले कुछ टाइम तक ये पोर्टफोलियो ओवरलैप एक रियलिटी है जिसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ये जानने के लिए कि क्या स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड्स सच में कुछ अलग कर रहे हैं, अगला सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है एक्टिव शेयर। एक्टिव शेयर ये मेजर करता है कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना अलग है। लो स्कोर का मतलब है कि फंड इंडेक्स को क्लोजली कॉपी करता है, और वहीं हाई स्कोर का मतलब है कि फंड मैनेजर ज्यादा डिस्टिंक्ट और हट के बेट्स लेता है। ये बात स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड्स के लिए खास मायने क्यों रखती है? क्योंकि अपने मैंडेट के हिसाब से इन फंड्स को अलग होना चाहिए, क्योंकि स्पेशल सिचुएशंस को टैप करने के लिए बने हैं। और ये स्पेशल सिचुएशंस किसी भी मार्केट सेगमेंट, स्टॉक या सेक्टर में आ सकती हैं, यहाँ तक कि ब्रॉड इंडेक्स के बाहर भी। ऐसे में अगर किसी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड का एक्टिव शेयर कम है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो फंड अपने मैंडेट को सिर्फ नाम के लिए फॉलो कर रहा है। एक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड के लिए एक्टिव शेयर जितना हाई होगा, फंड को अपने लेवल को जस्टिफाई करने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाई एक्टिव शेयर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बेटर परफॉर्मेंस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फंड की बेट्स इंडेक्स से अलग हैं, और इस कैटेगरी के फंड्स से यही एक्सपेक्टेड भी होता है। ऑलराइट, इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए अब इन 7 स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड्स के एक्टिव शेयर पर नजर डालते हैं। ज्यादातर फंड्स ने 75% उससे ज्यादा का एक्टिव शेयर मेंटेन किया है, जिसमें अकेला एक्सेप्शन आईसीआईसीआई पोटेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है। सबसे अलग यानी सबसे डिस्टिंक्ट फंड में कोटक, मोतीलाल ओसवाल और सैमको के फंड्स शामिल हैं। तो ओवरऑल देखें तो एक तरफ जहां इन फंड्स में काफ़ी पोर्टफोलियो ओवरलैप मिलता है, वहीं एक्टिव शेयर के मामले में ये फंड सच में कुछ अलग करके अपने लेवल को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक फंड जो कम पोर्टफोलियो ओवरलैप और हाई एक्टिव शेयर दोनों के मामले में बेहतर परफॉर्म करता है, वो है सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। सिर्फ 13% का पोर्टफोलियो ओवरलैप और 92% के एक्टिव शेयर के साथ ये पूरी कैटेगरी में स्टैंड आउट करता है। आइए इसके साथ ही अब इन 7 स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं।
क्योंकि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड के मोस्ट फंड्स काफी नए हैं, तो आइए इनकी सिंस इंसेप्शन परफॉर्मेंस को सेम पीरियड के निफ्टी 500 के रिटर्न से कंपेयर करके देखते हैं। सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड को छोड़कर बाकी सभी फंड्स ने अपने इंसेप्शन से अब तक निफ्टी 500 इंडेक्स को बीट किया है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के लिए हमें 1 जनवरी 2019 से रिटर्न्स काउंट किए हैं, क्योंकि ये फंड 2018 में ही एक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड में कन्वर्ट हुआ था। सबसे पहले आउट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो वहाँ है मोतीलाल ओसवाल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड और वाइट ओक कैपिटल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। अपने इंसेप्शन से अब तक इन फंड्स ने निफ्टी 500 को 12% और 10% पॉइंट के एक अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। लेकिन यहाँ एक बात नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों फंड्स काफ़ी नए हैं। वाइट ओक के फंड को 2 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम हुआ है और मोतीलाल ओसवाल के फंड ने तो अभी तक 1 साल भी पूरा नहीं किया है। वहीं कैटेगरी पुराने प्लेयर्स यानी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, फ्रैंकलिन और आदित्य बिरला ने भी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर हम इन फंड्स के एनुअल रिटर्न्स पर नजर डालें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनकर सामने आता है। इस फंड ने बस 1 साल को छोड़कर बाकी हर साल निफ्टी 500 को बीट किया है। वहीं 2025 में सिर्फ आदित्य बिरला और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ही ऐसे फंड्स थे जिन्होंने निफ्टी 500 से बेहतर परफॉर्म किया है। ये तीनों पुराने प्लेयर्स हमें इनकी मीडियम और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को अच्छे से समझने का एक सही पर्सपेक्टिव देते हैं। एसआईपी रिटर्न्स के मामले में तीनों ही फंड्स ने 3 और 5 ईयर दोनों पीरियड्स में निफ्टी 500 को काफ़ी कंफर्टेबली बीट किया है। लेकिन अगर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स देखें तो आदित्य बिरला के लिए इंडेक्स को बीट करना थोड़ा मुश्किल रहा है। वहीं फ्रैंकलिन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एक अच्छे मार्जिन से इंडेक्स को कंफर्टेबली बीट किया है। लेकिन जैसे कि आप जानते ही हैं कि रिटर्न्स तो सिर्फ एक आधी पिक्चर होती है, इसके साथ रिस्क पैरामीटर्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। सो इसके लिए हम 4 रिस्क मैट्रिक्स यूज करेंगे: स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो, सॉर्टिनो रेशो एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशो। ये सभी मैट्रिक्स मंथली रिटर्न्स के बेसिस पर कैलकुलेट किए गए हैं ताकि हमें पास सारे फंड्स का डेटा है। लेकिन ध्यान रखिए, फंड्स की रिस्क जितनी कम होगी उसके डेटा पर उतना ही कम रिलाई किया जा सकता है। सो डू कीप दिस इन माइंड। तो पहला रिस्क मैट्रिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स अपने एवरेज से कितना फ्लक्चुएट होते हैं। लो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि रिटर्न स्टेबल हैं और एवरेज के आसपास रहते हैं, जबकि हाई स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है कि रिटर्न्स में ज़्यादा स्विंग्स और वॉलिटिलिटी है। मतलब सिंपल है, हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गुड एंड लो स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेटर। अब अगर फिगर्स पे आएँ तो इन तीनों फंड्स आदित्य बिरला, वाइट ओक कैपिटल और कोटक निफ्टी 500 के मुकाबले कंपैरेटिवली कम वॉलेटाइल साबित हुए हैं। वहीं बाकी के 4 फंड्स मोतीलाल, फ्रैंकलिन, आईसीआईसीआई और सैमको इंडेक्स से ज़्यादा वॉलेटाइल रहे हैं। लेकिन सिर्फ वॉलेटिलिटी अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर फंड उसके बावजूद अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। इसलिए वॉलेटिलिटी को हमेशा परफॉर्मेंस के साथ देखा जाना चाहिए। और यहाँ पे आता है रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट। शार्प रेशो हमें टोटल वॉलेटिलिटी के हिसाब से रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। यह नंबर जितना हाई होगा फंड उतना ही अच्छा होगा। इस मैट्रिक में 4 फंड्स आदित्य बिरला, फ्रैंकलिन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और मोतीलाल इंडेक्स से बेटर परफॉर्म करते हैं, जबकि वाइट ओक, कोटक और सैमको पीछे रह जाते हैं। सैमको का नेगेटिव शार्प रेशो इसकी पुअर परफॉर्मेंस को दिखाता है, लेकिन यहाँ फंड की लिमिटेड हिस्ट्री को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। अब शार्प रेशो अपसाइड और डाउनसाइड दोनों वॉलेटिलिटी को कंसीडर करता है, लेकिन रियल लाइफ में इन्वेस्टर सिर्फ डाउनसाइड वॉलेटिलिटी से बचना चाहते हैं। यहीं पे आता है सॉर्टिनो रेशो। शार्प रेशो की तरह यह भी फंड की रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस ही बताता है, लेकिन यहाँ सिर्फ डाउनसाइड वॉलेटिलिटी को कंसीडर किया जाता है, अपसाइड को नहीं। अब शार्प रेशो की तरह सॉर्टिनो रेशो जितना हाई होगा उतना बेटर। इस मैट्रिक पर 5 फंड्स आदित्य बिरला, मोतीलाल, फ्रैंकलिन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और वाइट ओक निफ्टी 500 से बेटर परफॉर्म करते हैं, जबकि कोटक और सैमको पीछे रह जाते हैं। फाइनली आइए अब डाउनसाइड कैप्चर रेशो भी चेक कर लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये मैट्रिक फंड की डाउनसाइड प्रोटेक्शन एबिलिटी को मेजर करने में हेल्प करता है। ये रेशो बताता है कि जब बेंचमार्क गिरता है तो फंड कितना गिरता है। 100 से कम डाउनसाइड कैप्चर रेशो का मतलब है कि फंड बेंचमार्क से कम गिरता है, और 100 से ज़्यादा का मतलब है कि फंड मार्केट में गिरावट में ज़्यादा ड्रॉप करता है। अब मोतीलाल ओसवाल का डाउनसाइड कैप्चर रेशो सबसे कम 71 है। इसका मतलब है कि जब मार्केट 10% गिरता है तो ये फंड सिर्फ 7.1% ही गिरता है। वहीं कोटक और सैमको का डाउनसाइड कैप्चर रेशो 100 से ज़्यादा है, जो ये सजेस्ट करता है कि ये फंड्स अपने बेंचमार्क से ज़्यादा गिरते हैं। लेकिन अगेन इनकी लिमिटेड हिस्ट्री को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो आपकी स्क्रीन पर जो टेबल है वो इन 7 स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड को इनकी 4 रिस्क मैट्रिक्स पर रैंक करती है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। I hope you found this video useful, and if you did, please share with your friends and family.
I'll be back soon with another video. Till then, take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.